नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसी के साथ साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकें। इसके लिए आपको जो है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो किस तारीख को दोस्तों आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए और वीडियो को शेयर कर दे रही अपने दोस्तों में। दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है देखा जाए दुनिया भर में लगभग 100 से अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि 100 से अधिक देशों में इस वर्ष जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और इस वर्ष की थीम क्या होगी दोस्तों आयुर्वेद दिवस की? तो ये वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ठीक है, एक स्वास्थ्य के लिए क्या है आयुर्वेद, ये इस वर्ष की थीम होगी। और वैश्विक कार्यक्रम जो कि वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा और इसके लिए लगातार जो है जो हमारा आयुष मंत्रालय है जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाएगा, ये सभी देशों के मंत्रालयों से क्या कर रहा है, सहयोग करेगा, सहयोग स्थापित करेगा, जिससे कि ये राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जा सके। अच्छा, ये जो दिवस मनाया जाएगा वो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो 11 नवंबर को। तो ये देखिए धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी की जयंती के धन्वंतरी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद दिवस। और इसमें देखा जाए विभिन्न बैठकों की जो है और ये विभिन्न बैठकों जो मंत्रालय उनकी बैठक बुलाई गई आज, जिससे कि निर्णय लिया गया। और धन्वंतरी दोस्तों कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे आपके लिए स्टैटिक्स जीके है, ठीक है, स्टैटिक्स जीके का पोर्शन है ये, यानी कि हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न है। आइए बात कर लेते हैं धन्वंतरी कौन है दोस्तों। देखिए, अगर आप लोगों ने गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा तो गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक था दोस्तों जिसको हम चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। ठीक है, विक्रमादित्य, क्योंकि उसने शकों को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया था। तो राजा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो उनके देखिए उज्जैन, उनकी एक राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उज्जैन जो कि उनकी धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। तो वहां पे इन्होंने, ठीक है, क्या किया था, उनके इस उज्जैन महल में नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, देखिए आप लोग को अकबर के बारे में आप लोगों ने नवरत्न सुना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अकबर से पहले भी जो हमारे देश के शासक थे विक्रमादित्य, उनके भी दरबार में नवरत्न कहा करते थे। उसी में से एक धन्वंतरी थे। ठीक है, धन्वंतरी जो कि एक चिकित्सक थे, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य थे। और यहाँ पे जो है धन्वंतरी जो है इन्हीं के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। इनको ये जो है बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, जिनमें से यहाँ पे बात करें तो रोग निदान, ठीक है, वैद्य चिंतामणि, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। धन्वंतरी, धन्वंतरी किसके दरबार में थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उज्जैन दरबार को ये सुशोभित करते थे। ठीक है, तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या है आपके लिए? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद है। कुछ अन्य दिवस भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 अक्टूबर को, हाल ही में जो है 16 अक्टूबर को विश्व, ठीक है, स्पाइन दिवस के नाम से, यानी कि जो आप स्पाइनल जो हमारी होती है रीढ़ की हड्डी, उसकी जो है दिवस मनाया गया, स्पाइन दिवस मनाया गया। तो रीढ़ के जो है स्वास्थ्य के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया गया। अगर हम इस दिवस की बात करें कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो मूव योर स्पाइन, जो कि रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकारों को रोकने तथा प्रबंधित करने के शारीरिक क्रियाशीलता एवं गतिविधि की भूमिका पर बल देता है। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये जो किया गया था वो किया गया था WSD के द्वारा किया गया था 2008 में। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिस द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी, जो कि विश्व में विभिन्न संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम का क्या किया जाता है, इस कार्यक्रम को मनाने के लिए समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? विश्व स्पाइन दिवस है। थीम क्या है दोस्तों? मूव योर स्पाइन। वही हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने जो है अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 16 ही अक्टूबर को मनाया।
ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक कैट्स के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। इनकी पोशाक देखें, ये है, तो इनको ब्लैक कैट के नाम से जनरली मशहूर है। और देखा जाए तो इसी दिन जो है क्या हुआ था, 16 अक्टूबर को इसकी जो है स्थापना की गई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने राज्यों को आंतरिक जो है गड़बड़ी से बचाने के उद्देश्य से की गई थी। अब आप मुझे बताइए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है गवर्नमेंट ने कब चलाया था और किस उद्देश्य से चलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत फेमस है, ठीक है। इतना कहूंगी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय चला गया था, ये भी ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना जो की गई थी वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था नसजी की, ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किस उद्देश्य से, तो देश के आतंक विरोधी इकाई है ये, आतंकवाद से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 16 अक्टूबर 1984 में किया गया था। अब आप मुझे बताएंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, किस उद्देश्य से चलाया गया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित सहायता सामग्री के साथ वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया है। तो ये वेब पोर्टल है जिसका नाम है अपना चंद्रयान, ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शिक्षा मंत्री, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने, ठीक है, नई दिल्ली में वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। जिसमें से देखिए ये अपना चंद्रयान वेब पोर्टल है क्या, जिसमें देखा जाए जो मिशन चंद्रयान जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, सफल मिशन था मिशन चंद्रयान 3, इस पर जो है स्कूली छात्रों के लिए क्या किया जाएगा, इस पर जो है इसी मिशन चंद्रयान 3 पर जो स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित सहायता सामग्री बनाई जाएगी, जैसे कि क्विज पहेली जो है उपलब्ध कराया जाएगा और इसके आधार पर जो है उन्हें मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे देखा जाए तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के जो एक विभाग है दोस्तों स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उसके तत्वाधान में एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान जी जो उन्होंने चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी किए जो कि विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक रूप से बताते हैं। जिसमें से देखिए वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों की भावनात्मक यात्रा और टीम भावना के बारे में बताया गया। तो एक तरीके से इसमें जो है ध्यान रखिएगा 10 विशेष मॉड्यूल भी बताया जो है शामिल किया गया है मंत्री यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जो ये एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया। तो इसके माध्यम से, ठीक है, जो हमारे वैज्ञानिक जो थे उनके बारे में, जो तकनीकी थी, जो सामाजिक पहलू थे, ठीक है, ये सारी चीजें जो इसमें शामिल की गई है जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी है, जो हमारे स्कूली छात्र हैं, उनको इस सब के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय ने कहाँ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो लैब का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के जो सचिव है दोस्तों श्री एस कृष्णन, इन्होंने, ठीक है, नाइलीट के 26वें अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान जो है नाइलीट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया। इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों ये आरपीए, यानी कि ध्यान रखिएगा आरपीए जिसको हम कहते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रयोगशाला का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो वित्त पोषित है, ठीक है, जिसका नाम है फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना, ठीक है। एक देखिए एक परियोजना है जिसका नाम है फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना, ठीक है, प्राइम परियोजना जिसको वित्त पोषित, जो जिसको देखा जाए वित्त पोषित किया जा रहा है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और इसी परियोजना के अंतर्गत इसे जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब को विकसित किया गया है। और उद्देश्य क्या है इस लैब का, जो बढ़ती हुई तकनीकी है दोस्तों उस तकनीकी में जन शक्ति को कौशल प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। या फ्यूचर स्किल प्राइम जो परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, इसलिए स्टार कर लीजिएगा, जिससे उद्योग एवं शिक्षा के बीच में खाई को पाटने के लिए स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के तहत जो है ये अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, पहला लैब है, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब, ठीक है, जिसको किस परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है उत्तर प्रदेश से संबंधित, देखिए कुछ अन्य तथ्य है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो नोएडा शहर है वहां पे वैश्विक साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। तो वैश्विक साहित्य उत्सव का आयोजन नोएडा में किया गया और इसका जो आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया, तो मारवाह फिल्म सिटी नोएडा में इसका आयोजन किया गया। और ये वैश्विक साहित्य महोत्सव है, ठीक है, ये 9वां जो है वैश्विक साहित्य महोत्सव है। और इसमें देखा जब अन्य देशों के भी राजदूत जो है भाग लिए, जैसे कि बांग्लादेश के, नेपाल के, भूटान के, श्रीलंका के, मालदीव के, सर्बिया के जो भारत में जो राजदूत है उन्होंने इसमें भाग लिया। और इसका जो है इस महोत्सव में देखा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रमा सिंह को किया गया है सम्मानित। तो ये तथ्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के करंट से संबंधित। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि श्रमिकों के लिए, ठीक है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। जो डिलीवरी बॉय होते हैं जो, तो दोस्तों ये जो जोमेटो, स्विगी, इनमें लगे हुए जो लेबर होते हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला जो पहला राज्य बनेगा दोस्तों वो बनेगा झारखंड, ठीक है। तो झारखंड देखा जाए, झारखंड के विभिन्न जिलों में जो कार्य स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉय है दोस्तों, ठीक है, उनको क्या है हाल जल्द ही जो है न्यूनतम मजदूरी, जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी उसके अंतर्गत लेके आया जाएगा। झारखंड की जो सरकार है उसके जो श्रम विभाग ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। और इसी के साथ साथ झारखंड जो है देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो दोस्तों जहां पे जो ये देखा जाए ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं दोस्तों ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या फिर कमीशन के आधार पे ये काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले जो कर्मचारी उनको भी जो है न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाएगा और ऐसा करने वाला झारखंड देखा जाए पहला, देश का पहला राज्य होगा। और यह व्यवस्था देश के किसी भी अभी देखा जाए राज्य में लागू नहीं है कि वहां पे डिलीवरी बॉय जो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है, जो कमीशन लेकर के वर्क करते हैं उनको भी जो है न्यूनतम मजदूरी के दर में लाया जा रहा है। श्रम विभाग की ओर से देखा जाए झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता पार्षद की एक कमेटी भी गठित की गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी तथ्य दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे न्याय विभाग की बात करें दोस्तों, न्याय विभाग जो है महिलाओं और बालिकाओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, ठीक है, दुष्कर्म और पास्को अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई करने के लिए देश भर में, ठीक है, 389 विशेष पास्को अदालत सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है दोस्तों जिसको लागू किया जा रहा है न्याय विभाग के द्वारा। किस उद्देश्य से दोस्तों, तो ये जो पास्को अदालत होती है दोस्तों जहां पे लंबित मामले हैं, ठीक है, उनको जो है जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, ठीक उनको एक तरीके से जो महिला और बाल विकास की सलामती के लिए और साथ ही साथ ये जो पास्को के तहत जितने भी मामले जो है निलंबित है उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए, ठीक है, ये विशेष जो है ट्रैक अदालतों में स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है। कितना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पास्को के बारे में, देखिए इस चीज को इसलिए शामिल किया गया, बेसिकली हमें पास्को के बारे में जानना है। पास्को, ठीक है, जहां से प्रश्न पूछता है पास्को की बात करें दोस्तों, जिसे हम किस अन्य नाम से जानते हैं, ध्यान रखेगा अगर, तो इसे जो है पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम की बात किया जाए तो यह अधिनियम देखिए 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। निर्भया केस के बाद से यह अधिनियम आया था। और जैसा कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है दोस्तों बाल अधिकारियों पर, ठीक है, तो बाल अधिकारियों पर 1992 पर जो है देखा जाए बाल अधिकारों पर एक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आया था जिसमें भारत ने भी अनुसमर्थन किया था और इसी के परिणाम स्वरूप जो है इस अधिनियम को लाया गया, ठीक है, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस कानून का विशेष कानून है जो कि देखिए उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को, ठीक है, बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के जो अपराध हैं उन अपराधों को संबोधित करने के लिए ये लाया था, यानी कि बच्चों से संबंधित जो यौन अपराध हैं, जो यौन उत्पीड़न है, उनको रोकने के लिए, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं है, उन अपराधों को संबोधित करने के लिए आया था। इसमें बच्चे कौन से दोस्तों, तो जितने भी 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें आने वाले दिनों में जो है मतलब एक तरीके से 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था
किससे? तो यहाँ पे जो अपराध की गंभीरता है, तो अपराध की गंभीरता के अनुसार जो है सजा का भी प्रावधान किया गया। अपराध जितना अधिक गंभीर होगा उतनी बड़ी सजा होगी, यानी कि यहाँ पे 2019 में से संशोधित करके दोस्तों मृत्यु दंड की सजा को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ऐसे अपराधों को, ठीक है, जो बच्चों के साथ होने वाले जो ऐसे अपराध हैं उनको रोकने के उद्देश्य से बच्चों की यौन शोषण के मामले में मृत्यु दंड सहित, ध्यान रखिएगा 2019 में जो संशोधन किया गया था उसमें मृत्यु दंड को भी शामिल किया गया था। तो एक तरीके से कठोर दंड का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। किस उद्देश्य से? कि बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोका जा सके, और इसीलिए इसमें 2019 में संशोधन किया गया और ये 2020 में लागू हो गया। तो पास्को के बारे में ये ध्यान रखेगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडेक्स से संबंधित है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 45वां है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल, ठीक है, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसमें इस बार 47 देशों को शामिल किया गया। 47 देशों की पेंशन प्रणालियों का आकलन किया गया, जिसे भारत देखा जाए 47 देशों में से कौन से स्थान पे है, तो 45वें स्थान पे। वही पिछले वर्ष की बात किया जाए तो 44 देशों में भारत का 41वां स्थान था, ठीक है, 2022 में। अगर सूचकांक में देखा जाए प्रथम 3 देश कौन से हैं, तो नीदरलैंड थे, फिर यहाँ पे जो है आइसलैंड दूसरे स्थान पे, और वहीं डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो नीदरलैंड जो है यहाँ पे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, ठीक है, पहले स्थान पे है। तो वही देखा जाए यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में, यानी कि 47वें स्थान पे कौन सा देश है, तो दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों, अर्जेंटीना। ठीक है, वो सबसे लास्ट में है। इस इंडेक्स का अगर ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का इस वर्ष जो है ये 15वां संस्करण था। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक ने तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है, तो एशिया विकास बैंक ने देखा जाए जो गुजरात राज्य है दोस्तों, गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद शहर है उसके आसपास जो उपनगर शहर है, उपनगरीय क्षेत्र है, उन उपनगरीय क्षेत्रों के में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कितना $181 मिलियन के ऋण को हरी झंडी दिखा दी। तो यानी कि ध्यान रखिएगा गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है दोस्तों, उस अहमदाबाद जिले के आसपास, ठीक है, जो उपनगरीय क्षेत्र, उस उपनगरीय क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है एशियाई विकास बैंक ऋण प्रदान देकर करेगा। कितने का दोस्तों? $181 मिलियन का। उद्देश्य क्या है? तो तेजी से बढ़ते इन क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी जीवन स्थितियों को और गतिशीलता में सुधार करना है। और परियोजना का बेसिकली मुख्य लक्ष्य क्या है, तो शहरी विस्तार को नियंत्रित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे गिटेक्स ग्लोबल प्रदर्शनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रदर्शनी है। ग्लोबल प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है गिटेक्स की बात करें, जो कि ग्लोबल वैश्विक, ठीक है, गिटेक्स ग्लोबल जो कि एक वैश्विक प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो तकनीकी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल करना। ठीक है, ये इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है। इस गिटेक्स ग्लोबल प्रदर्शनी की बात करें जो कि 16 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 20 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि आज इसका अंतिम दिन है, और ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। माफ करिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है UAE। ठीक है, मैंने गलती से आपको ये सऊदी अरब, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस सम्मेलन की थीम क्या है दोस्तों, तो इस वर्ष तो हर चीज में, ठीक है, हर चीज में AI की कल्पना करने का वर्ष, ठीक है, ये इस वर्ष की थीम है। इसका जो आयोजन किया गया है, यह जो आयोजन है वो AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब, साइबर सुरक्षा, जलवायु प्रौद्योगिकी आदि में नवीनतम नवाचार और सुझाव, ठीक है, रुझानों का केंद्र। ठीक है, ये इस वर्ष की यहाँ पे थीम, ध्यान रखिएगा, हर चीज में AI की कल्पना करने का वर्ष ये रखा गया है। ठीक है, वही बात करें ग्लोबल गिटेक्स की, ठीक है, ये गिटेक्स ग्लोबल दुनिया की जो है सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। इसकी शुरुआत देखिए कब की गई थी? 1981 में किया गया था। और भारत के दल का, ठीक है, भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन सी कंपनी कर रही है दोस्तों? तो नेस्कॉम कर रही है। ठीक है, नेस्कॉम जो है भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा दोस्तों कि ये संयुक्त अरब अमीरात में जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में बतुकाम महोत्सव मनाया जा रहा है? तो बतुकाम महोत्सव दोस्तों कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में मनाया जा रहा है। ठीक है,
तो ये फूलों का ठीक है त्योहार है, वार्षिक उत्सव है जो कि 9 दिनों तक चलेगा। बुत्तकम जो कि पूरे तेलंगाना में जो है हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पारंपरिक रूप से देखा जाए राज्य की जो महिलाओं के द्वारा मनमोहक स्थानीय फूलों के साथ जो है मनाया जाने वाला एक रंगीन पुष्प उत्सव है। और यह देखिए त्योहार मानसून की शुरुआत के साथ मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इस समय मानसून क्या, दोस्तों तेलंगाना में जो वर्षा आती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, यानी कि जब उत्तर भारत से मानसून लौट रहा होता है तो ये तेलंगाना, तमिलनाडु इन सब क्षेत्रों में वर्षा करता है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है मानसून की शुरुआत के साथ ये मनाया जाता है। और इस दौरान गुलाबों में पर्याप्त जल के साथ ही जो है चमकीले रंग बिरंगे फूल भी उग जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन से फूलों की बात की गई है, तो गुनका, तांदे, ठीक है, तांगेदू, बंती, नंदीवर्धनम जैसे जो स्थानीय फूल है इस त्योहार के दौरान बहुतायत में उपयोग किए जाते हैं। यह त्योहार देखिए एक त्योहार है जिसके कुछ सप्ताह पूर्व यानी कि 1 सप्ताह पूर्व शुरू होता है, जिसका नाम है, दूसरा त्योहार क्या है, सदुल्ला बतुकम। ठीक है, इस त्योहार के 1 हफ्ते पूर्व जो है ये शुरू होता है और दशहरे के 2 दिनों तक ये मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य था कि त्योहार और मैच द फॉलोइंग करके देता है, एक तरफ स्टेट देता है, एक तरफ फेस्टिवल देता है। तो बत्तुकम जो फेस्टिवल है दोस्तों वो तेलंगाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। तो देखिए वहां के सरकार ने एक जनमत संग्रह करवाया था कि वहां के कुछ प्रतिशत लोग, उस देश के कुछ प्रतिशत लोग को मूल निवासी का संवैधानिक मान्यता देने के लिए, लेकिन वहां की जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और ना कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने देखिए यहाँ पे एक जनमत संग्रह करवाया गया था, ठीक है, सरकार के द्वारा, जिस जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया गया था। ये जनमत संग्रह था किस पर, तो जो आगे कुछ प्रतिशत मूल निवासी, उन मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने जनमत संग्रह कराया, लेकिन वहां की बहुत बड़ी जो है संख्या में लोगों ने मना कर दिया। तो इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में देखा जाए तो जो 7% जो यहाँ पे 60% लोगों ने भाई ये निर्णय लिया कि नहीं भाई ये जो मूल निवासी इनको संवैधानिक मान्यता नहीं दिया जाए। तो ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने नहीं के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह जो है संविधान में बदलाव करने और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को संविधान में मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था। और ये मूल निवासी है कौन दोस्तों, तो जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की आबादी उसमें लगभग 3.8% जो है ये मूल निवासी है। और ये इनका और क्या आधार है मूल निवासी, तो यहाँ पे जो है ये जो मूल निवासी इस क्षेत्र में लगभग 65,000 साल से अधिक वर्षों से रह रहे हैं और संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये बात इसमें बात की गई है, ये मूल निवासी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में बैंकिंग निर्देशों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जैसे ये बैंक कौन सा है दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कारण ये था कि इसने जो दिशा निर्देश जो जारी किए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, देश के केंद्रीय बैंक है, उसका अनुपालन नहीं किया गया। किसके द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, उसमें यह रेखांकित किया कि बैंक ने कुछ परियोजनाओं के लिए आवंटित बजटीय संसाधन के बदले या स्थापन करने के लिए एक निगम को सावधि ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता का मूल्यांकन किए बिना भी राशि स्वीकृत की गई। ठीक है, आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस आरओ में जरूर पूछे जाते हैं, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों देखा जाए 2024-25 के सत्र के लिए जो गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 150 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय देखा जाए सरकार ने 2024-25 के लिए, ध्यान रखिएगा 23-24 के लिए नहीं, जो आने वाला जो वित्तीय वर्ष है 24-25 उसके लिए जो है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 150 रुपए से बढ़ा दिया और कितना कर दिया है, 2275 रुपए प्रति कुंटल। तो ध्यान रखिएगा गेहूं का न्यूनतम मूल्य कितना है दोस्तों प्रति कुंटल, वो है 2275 रुपए। यहाँ पे एक देखा जाए तो इस वर्ष 2014 के बाद से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। और ये जो है फैसला लिया गया प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, ठीक है, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है
कमेटी यानी कि समिति, उसने जो है इस बैठक में यह निर्णय लिया है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। भाई ये न्यूनतम यानी कि एक ऐसी दर जिसके नीचे आप जो है किसानों से क्या कर सकते हैं, उसके अनाज को नहीं खरीद सकते, एक तरीके से नहीं खरीद सकते। तो ये वह दर होती है, एक दर होती है जिस पर सरकार जो है किसानों से फसल खरीदता है और क्या करता है किसानों के। और ये दर कितनी होती है दोस्तों, तो ये जितना भी उत्पादन करता है किसान जिस फसल को लगाने में, ठीक है, जितनी उसकी लागत आती है, उत्पादन लागत आती है, उस उत्पादन लागत की 1.5 गुना अधिक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। उसके नीचे जो है सरकार इसके नीचे, इस दर के नीचे फसल को नहीं खरीदेगा किसानों से। तो किसानों को जो है हानि होने से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया गया और ये उत्पादन लागत से कितना अधिक होता है, 1.5 गुना अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये सिफारिश की जाती है किसके द्वारा, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है कितने फसलों के लिए, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पे सरकार को 22 अधिशिष्ट, ठीक है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, और गन्ने के लिए देखिए कौन सा मूल्य निर्धारण होता है, तो उचित और लाभकारी मूल्य, इसकी सिफारिश की जाती है किसके द्वारा, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। और कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है किस मंत्रालय के लिए के तहत है, तो ये कृषि और जो है किसान कल्याण मंत्रालय के तहत है। यहाँ पे जो अधिष्ट फसलें हैं 22, उसमें से 14 जो है वो खरीफ की फसलें हैं, बाकी 20 जो यहाँ पे 6 जो रबी की जो फसल है और 2 अन्य जो है वो कॉमर्शियल है, यानी कि वाणिज्य फसलें। कॉमर्शियल फसल वो है जैसे कि गन्ना होता है दोस्तों, कपास होता है, मतलब हम उनका उत्पादन ही करते हैं वाणिज्य के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जीके में बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की बीमा वाहक की तैनाती का समय, ठीक है तय किया गया कितना, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, विश्व बैंक और जापान द्वारा लचीला और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन राइस पहल शुरू की गई है। कहां पे किया गया है, मोरक्को में। ये ध्यान रखिएगा, ये राइस पहल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बुक है जिसका नाम है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड, उसके लेखक कौन है, संगीता जी हैं। हाल ही में, ठीक है, मेट्रीबोला वन ट्रैक पार्क में मैथोलिथिक रॉक कला की खोज की गई है। कहां पे दोस्तों, हैदराबाद शहर में। रेल मंत्रालय के तहत 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। कौन से है ये, रिट्स लिमिटेड है और ये NLC इंडिया है, इनको नवरत्न जो है बनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।